ये हमारा दूसरा चैप्टर है U1 का, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। समझ में आया? और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि स्टार्स के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मून के बारे में, सन के बारे में, उन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। पहली चीज जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जो आपको जानना जरूरी है, वो है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज वो सारी चीजें हैं जो आसमान में है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो गैलेक्सीज हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो। आसमान में जो भी सारी चीजें हैं उन सब को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक, तो जो भी चीजें आसमान में हैं, चाहे वो प्लैनेट्स है, चाहे वो स्टार्स है, चाहे वो गैलेक्सीज है, कुछ भी है, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ, द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्ट इन sky are called celestial bodies. The objects which exist in sky are called celestial bodies. जो भी चीजें आसमान में है ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, वो सारी चीजें जो आसमान में है उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। चाहे वो सन हो, चाहे वो बाकी स्टार्स हो, या मून हो, कुछ भी हो। एग्जांपल, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। तो आसमान में जो कोई भी चीज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। इसके बारे में भी जानना जरूरी है, यूनिवर्स क्या होती है। जरा बताओ यूनिवर्स क्या होती है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। उसमें है सेलेस्टियल बॉडी और दूसरी है यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है वो वास्ट स्पेस, ये जो आपको आसमान दिख रहा है, बहुत बड़ी जगह है जिसमें प्लैनेट्स भी है, स्टार्स भी है। और ये जगह कितनी बड़ी है आप इसको सोच नहीं सकते, अनइमेजिनेबल स्पेस। ये जो जगह है ना, जिसमें स्टार्स है, प्लैनेट्स है, आपकी मून भी है, सन भी है, हमारी जमीन भी है, इस पूरी स्पेस को, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा यूनिवर्स क्या होता है, इट इज द वास्ट स्पेस, इट इज द वास्ट स्पेस। अच्छा, तो यूनिवर्स क्या होता है? इट इज द वास्ट स्पेस विच एनकम्पासेस द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड ऑल दैट एग्जिस्ट्स। ये वो जगह है, एक स्पेस है, इतनी वो सारी बड़ी स्पेस है, इसी में सारे प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज आते हैं, ब्लैक होल आता है, सारी चीजें। तो यूनिवर्स क्या है? ये एक बहुत बड़ी जगह है। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी स्पेस है, जगह है। इसी स्पेस में स्टार्स भी है, प्लैनेट्स भी है, गैलेक्सीज भी है, सारी चीजें हैं। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं? हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज द अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल, क्योंकि हम इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। अरे ये कितनी बड़ी है, हम सोच ही नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी है। ये बहुत 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 बड़ी स्पेस है, इसी में सारी चीजें आती है। आप भी इसी यूनिवर्स में आते हो, आपकी जमीन भी, आपकी जो मून है, सन है, सोलर सिस्टम है, सारे प्लैनेट्स। तो इसी वास्ट स्पेस को हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्स। जब भी आपसे कोई पूछेगा यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स वो वास्ट स्पेस है, वो जगह है जिसमें सारे स्टार्स भी रहते हैं, प्लैनेट्स भी रहते हैं, सारी चीजें जो कुछ है वो इसी जगह, इसी वास्ट स्पेस में रहता है। इसी वास्ट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। याद रखा? तो पहली चीज क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। आसमान में जो भी चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो जिस जगह वो रहते हैं ना, वो वास्ट स्पेस, उसी वास्ट स्पेस को, उसी जगह को हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? वो वास्ट स्पेस जिसमें प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, सारी चीजें आती हैं। अब उसके बाद एक और चीज जानना जरूरी है, और हाँ, यूनिवर्स क्या है? अनइमेजिनेबल।
आप सोच ही नहीं सकते कि ये कहां तक हो सकती है, अनइमेजिनेबल है, हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो जिसमें हम साइंस का वो हिस्सा जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। अब आप बताओ कि यूनिवर्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? यही स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में। समझ में आया? तो ये तीन चीजें हैं जो आपको पहले जानना जरूरी है। पहली चीज सेलेस्टियल बॉडीज, वो सारी चीजें जो आसमान में हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। दूसरा यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? वो बहुत बड़ी जगह है जिसमें सारे प्लैनेट्स भी आते हैं, हम भी आते हैं, जमीन भी हमारी आती है, सन भी आता है, उसी पूरी बड़ी जगह को हम बोलते हैं यूनिवर्स। और ये होती है अनइमेजिनेबल, आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी बड़ी है। तीसरा आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी साइंस का वो हिस्सा है या वो साइंस है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, कायनात के बारे में पढ़ते हैं, उसमें स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस किताब में, जिस सब्जेक्ट में आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब इसका मतलब ये सारी चीजें जो है इनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ना है। शाम को अगर आप देखोगे आसमान की तरफ तो कितने स्टार्स दिखते हैं आपको, उन स्टार्स के बारे में पढ़ना है। शाम को आप ऊपर आसमान की तरफ देखना, कितना एक खूबसूरत नजारा होता है और कितने खूबसूरत स्टार्स होते हैं। अगर आप ऊपर देखोगे आसमान की तरफ स्टार्स को, हम एक साथ कम से कम 3000 स्टार्स को देख सकते हैं शाम को। मतलब नाइट स्काई में, जो नाइट स्काई होता है मतलब रात होती है, उसमें आप कितने स्टार्स देख सकते हो? वी कैन सी 3000 स्टार्स विद नेकेड आइज। मतलब आप ऐसे आंखों से 3000 स्टार्स देख सकते हो, 3000 स्टार्स। इसीलिए ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ स्टार्स के बारे में पढ़ना है, सन के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शाम को ऊपर नजर देंगे, हम एक साथ 3000 स्टार्स देख सकते हैं। 3000। आज ये काम आप जरूर कर लेना कि शाम को जब आप बाहर जाओगे ऊपर आसमान की तरफ देखना, जितने भी आप स्टार्स देखोगे कम से कम 3000 स्टार्स आपको नजर आएंगे। अगर क्लाउड्स ना हुए तो आप कितने स्टार्स देख सकते हो? 3000। लेकिन अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो उससे भी ज्यादा स्टार्स नजर आएंगे, टेलीस्कोप से ज्यादा भी स्टार्स नजर आएंगे। लेकिन ऐसे नेकेड आई से आप 3000 स्टार्स देख सकते हो। आज देख लेना किसी भी हाल में। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, कैसी चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो आसमान में होती है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, मून हो। यूनिवर्स क्या होता है? वो बहुत बड़ी जगह, अनइमेजिनेबल जगह जिसमें सारी चीजें आती है, जो कुछ भी है इसी में रहता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? साइंस का वो हिस्सा जिसमें हम कायनात के बारे में पढ़ते हैं। शाम को जब आप बाहर जाते हो, रूम से बाहर, आप आसमान की तरफ देखते हो, वहां आपको स्टार्स नजर आते हैं। तो एक साथ आप कितने स्टार्स देख सकते हो? 3000 स्टार्स। लेकिन आप उससे भी ज्यादा देख सकते हो मगर सिर्फ टेलीस्कोप से। ऐसे आप 3000 देख सकते हो। ज्यादा देखना चाहते हो तो टेलीस्कोप से देखो। समझ में आया? तो 5-6 मिनट आज आप बाहर जाना और वहां आसमान की तरफ देखना, वो खूबसूरत नजारा देखना जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो चमकते रहते हैं। ठीक, लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं स्टार्स की। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा स्टार्स क्या होते हैं, हम सब जानते हैं स्टार्स के बारे में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा स्टार्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहली चीज, स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज। तो स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज
which are extremely hot and have light of their own. जब भी आपसे कोई पूछेगा स्टार्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात, स्टार्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब ये वो चीजें हैं जो आसमान में हैं, इनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, ये काफी ज्यादा हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक, तो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, काफी ज्यादा गर्म होती है। वरना सेलेस्टियल बॉडीज तो प्लैनेट्स भी होते हैं, हमारी जमीन भी सेलेस्टियल बॉडी है, या सैटेलाइट्स भी होती है सेलेस्टियल बॉडीज, मून, लेकिन वो सारी चीजें इतनी गर्म नहीं होती। उनमें से तो कुछ चीजें गर्म होती ही नहीं है, कुछ ठंडी भी होती है, लेकिन स्टार्स जो है ये काफी ज्यादा गर्म होते हैं। तो स्टार्स क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडीज जो काफी ज्यादा गर्म होते हैं। समझ में आया? सेलेस्टियल बॉडीज बहुत सारे टाइप्स की है, लेकिन ये वो सेलेस्टियल बॉडीज है जो काफी ज्यादा गर्म होते हैं और इनकी अपनी लाइट होती है। समझ में आया? देखो स्टार्स जो है ना, इनकी अपनी लाइट होती है। सन भी एक स्टार है, वो आपको लाइट देता है दिन में। वो लाइट उसकी कहां से आती है, वो उसकी अपनी है। क्या मून के पास अपनी लाइट है? नहीं है। जमीन के पास अपनी लाइट है? नहीं है। प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट है? नहीं है। तो किनके पास होती है अपनी लाइट? स्टार्स के पास। समझ में आया? तो तीन चीजें आपने स्टार्स के बारे में याद रखनी है। पहली चीज, स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। दूसरी चीज, ये काफी ज्यादा गर्म होते हैं। तीसरी चीज, इनकी अपनी लाइट होती है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा स्टार्स क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, वो सेलेस्टियल बॉडीज जो काफी ज्यादा गर्म होती है, अच्छा इनकी अपनी लाइट होती है। तीन चीजें, यही होते हैं स्टार्स। ठीक, दूसरी बात जो आप इनके बारे में याद रखोगे वो ये है कि ये बने होते हैं हाइड्रोजन गैस से। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से, मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा स्टार्स किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस से। अब एक और बात सुनो, ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये बिगर देन अर्थ, ये हमारी जमीन से बहुत बड़े होते हैं। इसका मतलब जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमारी जमीन से बहुत बड़े होते हैं। मतलब हमारी जमीन जो है वो स्टार्स से छोटी होती है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ स्टार्स बड़े हैं कि हमारी जमीन बड़ी है, स्टार्स बड़े होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। एवं कुछ तो सम और बिगर देन द सन। सन इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ स्टार्स सन से भी, बल्कि अक्सर स्टार्स सन से भी बहुत बड़े होते हैं। समझ में आया? ये स्टार्स होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज है जो काफी ज्यादा गर्म होते हैं और इनकी अपनी लाइट होती है। ये किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से। तो एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि स्टार्स जो है, जो हम शाम को इतने सारे स्टार्स देखते हैं, वो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से। अच्छा, ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये हमारी जमीन से भी बहुत बड़े होते हैं। इवन कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमारे सन से भी बड़े होते हैं। याद रखा? तो ये स्टार्स बहुत 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 बड़े होते हैं। ठीक, अब एक और चीज, ये जो स्टार्स है ना, स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल। अब मसला है, अगर हम बताते हैं कि स्टार्स जो है वो हमारी जमीन से बड़े हैं, सन से बड़े हैं, तो हमें वो शाम को इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? ये भी सवाल है। क्योंकि वो जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमसे काफी ज्यादा दूर होते हैं। जो चीज दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। याद रखा? इसीलिए स्टार्स हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, आप बोलते हो कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, फिर हमें वो शाम को छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये हमसे काफी ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए हमें ये छोटे दिखाई देते हैं। जो चीज हमसे काफी ज्यादा दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। स्टार्स भी हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये भी हमें कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे। तो तीन सवालों का जवाब हमें मिल गया। पहला सवाल, ये किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से।
कितने बड़े होते हैं? हमारी जमीन और सन से भी बड़े होते हैं। फिर ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। जो चीजें दूर होती है ना, हमें छोटा दिखाई देती है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद एक और चीज, वो आप सबको पता है, स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, है ना? तो कभी उनकी लाइट ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। इसी को बोलते हैं ट्विंकल करना। कभी लाइट ज्यादा होती है, कभी लाइट कम होती है, ज्यादा कभी कम। इसी को हम बोलते हैं ट्विंकल करना। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कौन से सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जो ट्विंकल करते हैं, स्टार्स ट्विंकल, पता है किसको बोलते हैं? तो कभी ज्यादा लाइट होती है तो वो चमकते हैं, लाइट कम होती है वो उतने नहीं चमकते। लाइट ज्यादा हो गई ज्यादा चमके, लाइट कम हो गई कम चमके, तो ज्यादा चमके कम चमके, ज्यादा चमके कम चमके। इसी को बोलते हैं स्टार्स का ट्विंकल करना। याद रखा? तो कौन से सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जो ट्विंकल करते हैं? आंसर क्या होगा? स्टार्स। समझ में आया? ये ट्विंकल क्यों करते हैं? असल में आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट अब याद रखो, ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ड्यू टू एटमॉस्फेयर। समझ में आया? एटमॉस्फेयर की वजह से ये ट्विंकल करते हैं। कैसे करते हैं ये आपने अभी नहीं पढ़ना, बस आप याद रखो। अब आप बताओगे एक चीज, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्टार्स आपको ट्विंकल करते दिखाई नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर आप मून पर जाएंगे, वहां अगर आपने स्टार्स को देखा, वहां स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। ये एटमॉस्फेयर की वजह से हमें लगता है स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे। याद रखा? अच्छा, तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही स्टार्स ट्विंकल करते हैं। वो सच में ट्विंकल नहीं करते, ये हमें एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है कि वो ट्विंकल करते हैं। तो अगर आप मून पर जाओगे, मार्स पर जाओगे जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या स्टार्स ट्विंकल करेंगे? नहीं करते। ये एटमॉस्फेयर की वजह से है। उसके बाद एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि स्टार्स, व्हाई स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम। इसका मतलब क्या है? हमें दिन में स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? देखो, जब आप शाम को जाते हो ना बाहर, कमरे से बाहर निकलते हो, आसमान की तरफ देखते हो, वहां स्टार्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन जब आप दिन में आसमान की तरफ देखते हो, वहां स्टार्स नहीं होते। अब सवाल है, हमें दिन में स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वो वहां से भाग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्स दिन को भी होते हैं, रात को भी होते हैं, लेकिन हमें वो दिन में नहीं दिखाई देते। वो इसलिए क्योंकि मान लो ये एक शमा है, कैंडल है। अगर आप शाम को ये रूम में रखोगे, कमरे में रखोगे, आप इसकी लाइट आराम से देख सकते हो, बल्कि इसकी लाइट जो है वो पूरे कमरे को रोशन करेगी, पूरे कमरे को लाइट देगी। लेकिन अगर आप इसी को डे लाइट, दिन के 12 बजे बाहर रखोगे, इसकी जो लाइट है ना वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सन की लाइट इतनी होती है दिन में कि इसकी लाइट वहां नहीं चलती। इसकी लाइट की औकात ही नहीं वहां, क्योंकि सन की बहुत ज्यादा लाइट होती है और इसकी लाइट के सामने इसकी लाइट दिखाई नहीं देती। इसीलिए हमें दिन में शम्मा की लाइट दिखाई नहीं देती, क्योंकि दिन में इसकी लाइट होती है। इसी तरह हमें स्टार्स भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि स्टार्स जो है वो हमसे बहुत दूर होते हैं। अगर वो बहुत दूर है तो उनसे कितनी लाइट आती है? यहां बहुत कम। लेकिन दिन में जब सन होता है तो सन से कितनी लाइट आती है? बहुत ज्यादा। तो सन की लाइट के सामने हमें स्टार्स की लाइट दिखाई नहीं देती, इसीलिए हमें स्टार्स नहीं दिखाई देते। शाम को सन होता ही नहीं है, तो अगर स्टार से थोड़ी सी भी लाइट आएगी ना, हमें स्टार्स दिखेंगे, क्योंकि लाइट उनसे आ रही है। दिन में भी इनसे लाइट आ रही है, लेकिन वो लाइट इतनी कम होती है सन के सामने कि वो सन की लाइट के सामने कुछ नहीं होते। स्टार्स की लाइट सन के सामने हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सन की लाइट बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हमें दिन में स्टार्स नहीं दिखते। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ दिन में हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते, वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि स्टार्स जो है उनसे जो लाइट आती है वो बहुत कम होती है। अब सवाल है कि स्टार्स से जो लाइट आती है वो कम क्यों आती है? क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत दूर है।
तो दूर से कितनी लाइट आती है? कम आती है। जब सन आता है दिन में, इससे कितनी लाइट आती है? बहुत ज्यादा। तो इसकी कम लाइट जो है इस सन के बहुत ज्यादा लाइट के सामने दिखाई नहीं देती, इसीलिए हमें दिन में स्टार्स नहीं दिखाई देते। समझ में आ? यह है रीजन कि हमें स्टार्स दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। अब उसके बाद एक और चीज, स्टार्स हमें लाइट देते हैं ना, या स्टार्स से लाइट निकलती है ना। अब एक अहम सवाल है कि स्टार्स से लाइट कैसे आती है, मतलब वो लाइट बनती कैसे है, स्टार्स से जो लाइट निकलती है वो आती कहां से है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। देखो कैसे आती है। जो स्टार्स होते हैं, ये मान लो ये स्टार है, स्टार काफी ज्यादा गर्म होता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे ना, कोर पे, अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कोर। स्टार के कोर पे तकरीबन 2 से लेकर 5 मिलियन डिग्री का टेंपरेचर होता है। कितना? 2 to 5 मिलियन डिग्री टेंपरेचर कहां होता है? कोर पर, मतलब स्टार के सेंटर पर। हमें देखना क्या है? स्टार कैसे लाइट बनाता है। स्टार से जो लाइट निकलती है या सन से जो लाइट निकलती है वो आती कहां से है, ये हमें देखना है। उससे पहले आप एक चीज याद रख लो, क्या कि स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। मैंने यहां बोला था आपको, इतने हॉट होते हैं, अगर आप उनका कोर देखोगे, कोर मतलब सेंटर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, अगर आप वहां जाओगे कोर पर, वहां कितना टेंपरेचर होता है? 2 से लेकर 5 मिलियन डिग्री तक। इसका मतलब स्टार्स का जो सेंटर है ना, कोर, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी के टेंपरेचर 2 to 5 मिलियन डिग्रीज होता है। ये बहुत ज्यादा टेंपरेचर होता है। अच्छा, तो टेंपरेचर कोर पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्टार किससे बना होता है? हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। ये बना होता है हाइड्रोजन गैस से, मतलब इसमें हाइड्रोजन होता है। जब हम कोर पर जाते हैं, वहां टेंपरेचर कितना है? 2 to 5 मिलियन डिग्री, बहुत ज्यादा टेंपरेचर होता है, ठीक है। उस टेंपरेचर पर क्या होता है? वहां हाइड्रोजन होता है कोर में, टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये आपस में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये एक नया गैस बनाते हैं, नई चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं? He मतलब हीलियम। समझ में आया? इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं आपस में, वो क्या बनाते हैं? हीलियम, ठीक। अच्छा, जब ये रिएक्शन होती है ना, इसको बोलते हैं रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन मिलना, वहां हीलियम बनना, इसको बोलते हैं रिएक्शन। जिस वक्त ये रिएक्शन होती है, वहां बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ज्यादा एनर्जी। ये जो एनर्जी निकलती है ना उस वक्त, वो होती है लाइट की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए सन जो है या स्टार जो है वो लाइट देता है। समझ में? फिर से सुनो, स्टार का जो कोर है वहां बहुत ज्यादा टेंपरेचर होता है, ठीक। पूरा स्टार किससे बना है? हाइड्रोजन से। कोर पे भी हाइड्रोजन होता है, कोर में टेंपरेचर भी बहुत है, हाइड्रोजन भी बहुत है। वहां क्या होता है? ज्यादा टेंपरेचर की वजह से 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं। अगर टेंपरेचर ज्यादा नहीं होता तो ये नहीं मिलते आपस में। समझ में? ये किसकी वजह से मिल रहे हैं? इस ज्यादा टेंपरेचर की वजह से। तो जब आप इतना टेंपरेचर दोगे 2 हाइड्रोजन एटम्स को, वो आपस में मिल जाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम, एक नई गैस, उसको बोलते हैं हीलियम। तो हाइड्रोजन से क्या बन गया? हीलियम। जिस वक्त ये होता है ना, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा होता है, उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलती है इसी रिएक्शन से। तो स्टार में रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजन से बनता है हीलियम। जिस वक्त ये रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जब ये एनर्जी बाहर निकलती है, यही होती है लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ में? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, बताओ स्टार्स या सन से लाइट कैसे निकलती है, वो कहां से आती है, आप क्या बताओगे? कि सन जो है चाहे या बाकी स्टार्स जो है, उनके कोर पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा, बहुत ज्यादा टेंपरेचर होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिल जाते हैं, ये भी ठीक। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं?
हीलियम, ये भी ठीक। जिस वक्त हाइड्रोजन हीलियम बनाता है उसी वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन के मिलने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो किस शक्ल में निकलती है? लाइट की शक्ल में। यही होती है सनलाइट, या यही होती है जो बाकी स्टार्स लाइट देते हैं। समझ में आया? तो लाइट कहां से आती है? इस रिएक्शन से। जब हाइड्रोजन बनता है हीलियम उसी वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की शक्ल में। समझ में आया? तो इस रिएक्शन से वहां लाइट निकलती है। याद रखा? लिखो इसको। इसके बाद बात करते हैं 4 अहम चीजों की। स्टार्स के बारे में आपने 4 अहम चीजें याद रखनी है। समझ में आया? तो पहली चीज ये कि जब आप शाम को आसमान की तरफ देखते हो आपको वहां बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं, बहुत सारे। लेकिन वो सारे स्टार्स जो है ना वो एक ही जगह पे रुके हुए दिखते हैं। हमें लगता है कि वो सारे स्टार्स जो है एक जगह पे रुके हुए हैं, लेकिन स्टार्स जो है वो कभी रुके हुए नहीं होते। एक अहम चीज याद रखो आप, स्टार्स जो है ना वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी रुके हुए नहीं होते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा क्या स्टार्स एक जगह पे रुके हुए होते हैं? नहीं, वो हमेशा चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ स्टार्स और ऑलवेज मूविंग। समझ में? स्टार्स कभी रुके हुए नहीं होते हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं। फिर हमें शाम को वो एक ही जगह पे क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि वो रुके हुए हैं? क्योंकि स्टार्स जो है ना वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर। मिसाल के तौर पर आप एक इंसान को अगर आप बहुत ज्यादा दूर रखोगे ना, बहुत ज्यादा दूर, फिर अगर वो इंसान उस डिस्टेंस पर अगर वो अपना हाथ उठाएगा ना ऐसे, आपको नहीं लगेगा उसने हाथ उठाया, क्योंकि वो बहुत दूर है। अगर वो इंसान कुछ भी करेगा ना, दौड़ेगा, डांस करेगा, कूदेगा, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है। वो जो भी एक्टिविटी करेगा ना आपको नहीं दिखाई देगी। समझ में आया? क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है। जो चीज बहुत ज्यादा दूर है उसके एक्टिविटीज आपको नहीं दिखाई देते। इसीलिए स्टार्स जो चलते रहते हैं ना हमें वो नहीं दिखाई देते कि वो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, उनकी एक्टिविटीज हमें नहीं दिखाई देती। जो चीज दूर होती है उसकी एक्टिविटीज आपको नहीं दिखेंगी। इसलिए स्टार्स जो है ना वो घूमते रहते हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, हमें लगता है वो एक ही जगह पे है। दूरी की वजह से हमें लगता है वो एक ही जगह पे है, वरना वो घूमते रहते हैं। समझ में? ये एक बात है। दूसरी बात ये है, अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे स्टार्स को, स्टार्स देखो कैसे मूव करते हैं। स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम टेलीस्कोप से स्टार्स को देखेंगे ना हमें लगता है स्टार्स मूव करते हैं। मैंने पहले कहा था आपसे, स्टार्स जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर आप टेलीस्कोप से स्टार्स को देखोगे, स्टार्स हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। मान लो वो ईस्ट है, वहां से आगे वाला साइड वो क्या है? वेस्ट। जहां से सन राइज होता वो गया ईस्ट, जहां से सेट वहां से वेस्ट। हमें हमेशा ऐसा लगता है स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है? आपने ये बहुत बार फील भी किया होगा। जब गाड़ी चलती है ना, आप गाड़ी में बैठे होते हो खिड़की के पास, विंडो के पास, तो जब आप चलते हैं गाड़ी में, जो बाकी चीजें होती है, मकान, प्लांट्स वगैरह, आपको क्या लगता है वो कहां जा रही है? पीछे, है ना? जब आप गाड़ी में कभी आगे जाते हो आपको लगता है ये जो प्लांट्स है, ट्रीज है, ये पीछे जाते हैं। आपको वो क्यों लगते हैं वो पीछे जाते हैं? क्योंकि आप खुद आगे जाते हैं, वो आपको पीछे लगते हैं। फिर एक चीज बताओ, हमें क्यों लगता है स्टार्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? जरा सोचो। आप गाड़ी में बैठे हो, देखो आप गाड़ी में बैठे हो, आप यहां जा रहे हो, यहां पेड़ है, ये मान लो ये पेड़ है, आप आगे जा रहे हो, आपको लगता है ये पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना?
यहां मकान है, आपको लगता है ये मकान पीछे जाता है ना। मिसाल, आप गाड़ी में ऐसे जा रहे हो ऊपर की तरफ, आप ऊपर जा रहे हो, यहां जो पेड़ होंगे, अगर आप ऊपर जा रहे हो आपको क्या लगेगा, ये पेड़ कहां जा रहे हैं, नीचे। समझ में आया? आपको क्यों लगता है ये पेड़ नीचे जाते हैं, क्योंकि आप खुद आगे जा रहे हो। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर आप राइट जा रहे हो, प्लांट्स आपको कहां जाते हुए दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड। कॉमन सेंस है ना। अच्छा, हमें क्यों दिखता है स्टार्स ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब हम खुद कहां जा रहे होंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो हमें स्टार्स क्यों दिखते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए, बिकॉज अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी जो जमीन है ना वो चक्कर लगाती है, वो खुद किस डायरेक्शन में चक्कर लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट। हमें स्टार्स किसमें दिखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट। समझ में आया? ये बहुत अहम चीज है जो आपको याद रखनी है। देखो, हमारी जमीन करती है रोटेट, किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब वो वेस्ट से आती है ईस्ट की तरफ, ऐसे वेस्ट से आती है ईस्ट, वेस्ट से आती है ईस्ट, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जब हमारी जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है तो बाकी स्टार्स हमें कैसे लगेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उल्टा। याद रखा? तो जब हम आगे जाते हैं हमें प्लांट्स कहां लगते हैं, पीछे जाते हुए, उल्टा। अच्छा, हम जाते हैं ऊपर, प्लांट्स कहां लगेंगे, नीचे जाते हुए। हमारी जमीन जाती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो बाकी स्टार्स हमें कैसे लगेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। समझ में? मान लो ये हमारी जमीन है, ठीक है, ये जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो यहां जो बाकी स्टार्स है हमें वो कैसे दिखाई देंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। याद रखा? तो अगर आपके बाद आपसे किसी ने पूछा हमें क्यों लगता है सारे स्टार्स घूम रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि हमारी जमीन खुद कहां घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। समझ में? इसीलिए हमें स्टार्स लगते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एक खास स्टार की, एक खास स्टार। उस स्टार का नाम है पोल स्टार। क्या नाम है, पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है, द स्टार विच appears stationary to us। एक ऐसा स्टार जो हमें हमेशा एक ही जगह पे रुका हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं पोल स्टार। ये कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। आप बाकी स्टार्स को देखोगे ना, 10 दिन के बाद आपको लगेगा शायद ये यहां गया है, वो यहां आया है, लगेगा। लेकिन पोल स्टार एक ऐसा स्टार है, अगर 100 साल भी जाएंगे ना, 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल, ये जहां पे है ना वो हमें 100 साल के बाद भी वही दिखेगा जहां पे वो था। तो जो स्टार हमें हमेशा रुका हुआ दिखता है एक ही जगह पे, उस स्टार को बोलते हैं पोल स्टार। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किसको बोलते हैं, पोल स्टार को। पोल स्टार कौन सा स्टार है, जो हमें हमेशा एक ही जगह पे रुका हुआ दिखता है। 100 साल के बाद आ जाओ वो वहीं पे है जहां पहले था। ये हमें नहीं दिखता है कहीं जाते हुए, हालांकि ये भी मूव करता है, लेकिन हमें ये हमेशा एक ही जगह पे दिखता है। इसको बोलते हैं क्या, पोल स्टार। अब ये पोल स्टार कहां है, ये हमें क्यों दिखता है एक ही जगह पे हमेशा, देखो क्यों। ये हमारी जमीन है, ठीक। मान लो इस जमीन के सेंटर में हम एक लाइन डालते हैं ऐसे, ठीक है। सेंटर में हमने एक लाइन डाली, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। समझ में आया? अच्छा, ये जो पोल स्टार है ना वो इसी एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, यहां पे ये पोल स्टार है। समझ में आया? तो ये पोल स्टार कहां होता है, जमीन के बिल्कुल ऊपर। अगर हम जमीन पर एक लाइन डालेंगे बीच में, उसको बोलते हैं एक्सिस, उसी एक्सिस पर होता है ये।
समझ में आया? उसी एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होता है। अब उससे क्या होता है, देखो उससे क्या होता है। मान लो ये है जमीन, ठीक है, जमीन के बिल्कुल ऊपर कौन है, पोल स्टार। जैसे हमारी जमीन घूमती है ना, जैसे हमारी जमीन ऐसे घूमती है, पोल स्टार भी उसके साथ घूमता है, क्योंकि ये कहां पे है, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है, जमीन के बिल्कुल ऊपर है। तो अगर जमीन घूमती है तो ये पोल स्टार भी इसके साथ घूमता है। अब देखो जमीन पर जो लोग हैं, जब वो ऊपर नजर डालेंगे उनको पोल स्टार कहां दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर। अब ये जमीन यहां पहुंची, लोगों ने ऊपर नजर डाली, पोल स्टार कहां दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर। अब ये जमीन यहां पहुंची, पोल स्टार कहां दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर। इसका मतलब पोल स्टार हमारी जमीन के साथ घूमता है, समझ में आया? तो जब भी आप ऊपर नजर डालोगे आपको क्या दिखाई देगा, पोल स्टार। तो पोल स्टार कहां है, हमेशा अपनी जगह पर। क्या पोल स्टार एक जगह पे होता है, नहीं, वो भी मूव करता है, लेकिन किसके साथ मूव करता है, जमीन के साथ मूव करता है। इसी को बोलते हैं पोल स्टार। तो जब भी आप पोल स्टार को देखोगे आपको कहां दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर, वहीं पे। आपकी जमीन यहां जाएगी, आप ऊपर देखो, पोल स्टार ऊपर, यहां आ जाओ पोल स्टार ऊपर, यहां आ जाओ पोल स्टार ऊपर। ऐसे स्टार को जो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, यानी हमें दिखाई देता है कि वो हमेशा रुका हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। इसका दूसरा नाम क्या है, ध्रुव तारा। लिखो इसको। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा स्टार्स क्या होते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो काफी ज्यादा हॉट होते हैं और जिनकी अपनी लाइट होती है। ये सन से भी बहुत बड़े होते हैं और अर्थ से भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक। ये ट्विंकल क्यों करते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से। इनमें लाइट कहां से आती है, एक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, एक नए गैस में। इसी रिएक्शन से एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी होती है लाइट, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सन की। सन क्या होता है, सन भी एक स्टार है, तो सन इज ए स्टार। समझ में आया? जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ सन क्या होता है, सन भी एक स्टार है। अभी हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, तो वो सारी चीजें किस में हैं, सन में भी होगी, क्योंकि ये भी एक स्टार है, याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ सन क्या है, सन एक स्टार है, याद रखा। इसमें भी हाइड्रोजन होता है, ये भी बना होता है हाइड्रोजन से। इसमें लाइट कहां से आती है, वही रिएक्शन इसमें भी होती है, हाइड्रोजन बनता है हीलियम, इसी रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, वह एनर्जी होती है लाइट। समझ में? ये सारी चीजें इसमें भी होती है, जो वहां होती है वो यहां भी होती है। अब दूसरी बात जो है, देखो स्टार्स जो है वो हमसे काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन सन वो स्टार है जो नियरेस्ट टू अर्थ, ये सबसे नजदीक है अर्थ के। तो अगर आपसे कभी किसी ने पूछा बताओ वो कौन सा स्टार है जो सबसे ज्यादा नजदीक है जमीन के, वो है सन। सन वो स्टार है जो सबसे ज्यादा नजदीक है किसके, जमीन के। वरना जो बाकी स्टार्स है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ, सन, ठीक। दूसरी बात, ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, why it appears bigger and brighter than other stars, देखो अगर सन भी एक स्टार है, सारे स्टार्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे, फिर ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, जरा इसका रीजन बताओ। सिंपल रीजन, क्योंकि ये बाकी स्टार से बहुत ज्यादा नजदीक है। जमीन के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है, सन। क्योंकि ये हमारे बहुत नजदीक है इसीलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। और ये बाकी स्टार से हमें क्यों दिखता है कि ज्यादा चमकता है, बाकी स्टार्स तो हमें उतने चमकते हुए नहीं दिखाई देते जितना सन। इसका भी रीजन यही है क्योंकि ये बाकी स्टार से नजदीक है। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाई इट अपीयर्स बिगर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार्स, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ, कि सन जो है
वो बाकी स्टार्स से बहुत नजदीक है। सन हमारे बहुत नजदीक है, इसीलिए ये हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। बाकी स्टार्स हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और उतने चमकते भी नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। समझ में? तो ये सन के बारे में 3 बातें हैं। पहली चीज, सन क्या होता है? एक स्टार। दूसरी चीज, कौन सा स्टार ऐसा है जो हम जमीन के सबसे नजदीक है? वो सन है। ये हमें क्यों दिखता है बाकी स्टार से बड़ा और बाकी स्टार से ज्यादा चमकता हुआ? क्योंकि ये हमारे नजदीक सबसे ज्यादा है। तो स्टार्स में सबसे ज्यादा नजदीक सन है, इसीलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए हमें ये ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। याद रखा? ये है 3 चीजें जो आपने सन के बारे में याद रखनी है। अब एक और चीज देखो, जो सन और जमीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। तो अगर आपसे कभी किसी ने पूछा सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। ये कई बार सवाल पूछा जाता है आपसे, बताओ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इन दो के बीच में कितनी गैप है, कितनी डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर। समझ में? ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, बताओ सन जमीन से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। इतना दूर है सन हमसे, 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो वो कौन सा स्टार है जो जमीन के सबसे नजदीक होता है? सन। उसके बाद कौन सा स्टार नजदीक है? उस स्टार का नाम है अल्फा सेंचुरी, ALPHA, अल्फा सेंचुरी। समझ में? ये है सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। दूसरे नंबर पर होता है ये। सबसे नजदीक कौन है? सन। उसके बाद कौन है नजदीक? अल्फा सेंचुरी। ये कितना दूर है जमीन से? 4067800 मिलियन किलोमीटर। इतना दूर है अल्फा सेंचुरी हमसे। सन कितना दूर है जमीन से? 150 मिलियन किलोमीटर। अल्फा सेंचुरी जो दूसरा स्टार है, ये हमसे कितना दूर है? 4067800 मिलियन किलोमीटर। इतना ज्यादा दूर है कौन? अल्फा सेंचुरी हमसे। तो जो सबसे नजदीक स्टार है वो सन है, 150 मिलियन किलोमीटर। और जो दूसरा नजदीक स्टार है अल्फा सेंचुरी, 4067800 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। अगर जमीन और अल्फा सेंचुरी के बीच में इतनी गैप है, तो ये कायनात कितनी बड़ी होगी? सोचो, इसमें कितने स्टार्स हैं, उनके बीच में कितनी बड़ी गैप्स है, फिर ये कायनात कितनी बड़ी होगी। एक और बात आपको सन के बारे में याद रखनी है, सन का डायमीटर। डायमीटर ऑफ सन वो होता है 14 लाख किलोमीटर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सन का डायमीटर कितना है, 14,000 किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर। ये डायमीटर क्या होता है? मान लीजिए ये सन है, यहां से लेकर यहां तक जो है इसको बोलते हैं डायमीटर। याद रखा? तो सन का डायमीटर कितना है? 14 लाख किलोमीटर। मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक सन कितना बड़ा है? 14 लाख किलोमीटर। आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि ये सन जो है ये कितना बड़ा है। ये सन जो है ये जमीन से 109 टाइम्स बड़ा है, 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ। तो अगर किसी ने पूछा सन हमसे कितना बड़ा है, हमारी जमीन से कितना बड़ा है? 109 टाइम्स। 109 टाइम्स क्या होता है? देखो, मान लो हमारे पास 2 आदमी है, ए और बी। इसका वजन है 6। मैंने आपसे कहा बी का वजन इससे 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स। तो इसका वजन कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, हो गया 12। अगर मैंने आपसे पूछा कि बी का वजन इससे 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, 18 kg का है। अगर इसका वजन इससे 4 टाइम्स ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 टाइम्स ज्यादा है, 6 टाइम्स ज्यादा है।
अगर मैंने कहा इसका वजन इससे 10 टाइम्स ज्यादा है, तो इसके वजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। वो कितना आएगा? 60। देखो सन जो है वो जमीन से कितना बड़ा है? 109 टाइम्स। मतलब जमीन जितनी बड़ी है उसका जितना साइज है, उसी साइज को मल्टीप्लाई करो 109 से, वो आता है किसका साइज? सन का। इतना बड़ा साइज है। मतलब अगर मैं सिंपल में बताऊं ना, 109 जमीनें मिलाकर एक सन बनता है। शॉर्ट में 109 जमीनें मिलाकर सन बनता है। इतना बड़ा है सन हमसे। अब एक और चीज, इसका वजन बताते हैं। सन जो है ये 3 लाख टाइम्स हेवियर है हमसे देन अर्थ। बड़ा कितना है सन जमीन से? 109 टाइम्स। अच्छा, हेवियर कितना है? भारी कितना है? 3 लाख टाइम्स भारी है सन जमीन से। इसका मतलब है आप 3 लाख जमीनों का वजन लाओ, वो जितना बनेगा ना उतना वजन होता है सन का। 3 लाख जमीनों का वजन मिला के बनता है एक सन का वजन। अच्छा, 109 जमीनों का साइज मिला के बनता है साइज किसका? सन का। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये सन जो है ये कितना बड़ा है। याद रखा, ये है सन। तो सन क्या होता है? एक स्टार है, ये सबसे नजदीक है जमीन के। तो इस बारे में आपसे कई बार सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा स्टार ऐसा है जो सबसे ज्यादा नजदीक है जमीन के, तो वो कौन है? सन। ये हमें बड़ा और ज्यादा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है बाकी स्टार से? क्योंकि ये हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है, ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, जमीन और सन के बीच में कितनी गैप है? 150 मिलियन किलोमीटर। दूसरा स्टार कौन है जो हमारे नजदीक है सन के बाद? वो है अल्फा सेंटुरी। वो कितना दूर है हमसे? 406780000 मिलियन किलोमीटर। सन का डायमीटर कितना है? 14 लाख किलोमीटर। डायमीटर क्या होता है? मान लो ये है सन, एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक ये जो गैप आती है इसको बोलते हैं डायमीटर। ये कितना है? 14 लाख किलोमीटर। मतलब अगर आप सन पर जाओगे यहां, फिर यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाओगे, आपको कितना चलना पड़ेगा? 14 लाख किलोमीटर। अब सोचो ये कितना बड़ा होगा। अच्छा, सन हमसे यानी हमारी जमीन से कितना बड़ा है? 109 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? 109 जमीनें ले आओ, उनका जो साइज बनेगा ना उतना साइज होता है एक सन का। ठीक। अच्छा, ये कितना भारी है हमसे? 3 लाख टाइम्स। मतलब आप 3 लाख जमीनों का वजन जमा करो तो वहां एक सन बनेगा। समझ में? इतना भारी होता है सन। इसके बाद बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसमें नापते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे आपको किसी चीज का वजन नापना है, आप कैसे नापते हो? केजी में, किलोग्राम में, या ग्राम में भी नापते हो। ये दोनों चीजें क्या हो गई? यूनिट। समझ में? जैसे मिसाल मान लो आपको किसी का एरिया नापना है, किसी जमीन का एरिया नापना है, आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हो? कनाल। तो कनाल क्या है? यूनिट। आपको मिसाल के तौर पर इस मार्कर की लेंथ नापनी है, आप कैसे नापोगे इसको? आप किस में नापोगे? क्या आप किलोमीटर यूज करोगे? नहीं। मीटर? नहीं। फिर सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर यूज करते हो। मिसाल मैंने आपसे कहा इसकी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो सेंटीमीटर क्या होता है? यूनिट। मैंने आपसे पूछा या इस कमरे की लेंथ नापो, आप किस में नापोगे? मीटर में। जरा बताओ यहां आप सेंटीमीटर यूज क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सेंटीमीटर छोटी चीजों को नापने के लिए यूज किया जाता है। अगर थोड़ी सी बड़ी चीजें हो उसके लिए एक अलग यूनिट इस्तेमाल होता है, मीटर। जैसे मिसाल मैंने आपसे पूछा इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, आप सेंटीमीटर में बताओगे कि मीटर में? मीटर में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो थोड़ी सी बड़ी जो चीजें होंगी उनको हम मीटर में नापते हैं, एक नया यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा
यहां जापान से लेकर अमेरिका तक डिस्टेंस कितनी है? आप सेंटीमीटर में नहीं बताओगे, आप मीटर में भी नहीं बताओगे क्योंकि मीटर भी छोटा है। अब बड़ी डिस्टेंस है, इसके लिए हम एक बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं किलोमीटर। याद रखा। तो छोटी चीज को नापने के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, उससे बड़ी चीज हो तो मीटर यूज करते हैं, उससे बड़ी चीज हो तो किलोमीटर यूज करते हैं। याद रखा। इनको हम बोलते हैं यूनिट्स। जैसे आपको दूध नापना है, हम क्या बोलते हैं? दूध 1 लीटर दे दो। तो ये लीटर क्या है? ये यूनिट है। समझ में? अच्छा, तो डिस्टेंस हमें जब भी नापनी होती है ना, अगर छोटी डिस्टेंस नापनी हो सेंटीमीटर यूज करते हैं, अगर थोड़ी सी बड़ी नापनी हो मीटर यूज करते हैं, अगर उससे भी बड़ी नापनी हो तो किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी हमें दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापनी हो ना, हम ना सेंटीमीटर यूज करते हैं, ना मीटर यूज करते हैं, ना किलोमीटर यूज करते हैं आमतौर पर, क्योंकि दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। वहां किलोमीटर भी छोटा पड़ता है। समझ में? किलोमीटर भी वहां छोटा पड़ता है। इसीलिए हमने एक नया यूनिट बनाया है सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर। याद रखा। अच्छा, तो अगर आपसे किसी ने पूछा दो स्टार्स के बीच में गैप नापनी है, जैसे ये स्टार 1 है, ये स्टार 2 है, आप क्यों सेंटीमीटर यूज नहीं करते? क्योंकि वो छोटा यूनिट है। इनके बीच में गैप बहुत 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 बड़ी है। इतनी बड़ी है आप ना सेंटीमीटर यूज कर सकते हो, ना मीटर यूज कर सकते हो, ना किलोमीटर यूज कर सकते हो। फिर क्या करेंगे? हमने एक नया यूनिट बनाया है दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए। उस यूनिट का नाम है लाइट ईयर। याद रखा। तो जब भी हमें दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में गैप नापनी है, डिस्टेंस नापनी है, तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? लाइट ईयर। ठीक है। एक और बात आप यहां याद रखो, सेलेस्टियल बॉडीज जो है इनका दूसरा नाम है हेवनली बॉडीज। अब आप इनको सेलेस्टियल बॉडीज कहो या हेवनली बॉडीज कहो, दोनों चीजें सेम है। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा पता हेवनली बॉडीज क्या होती है? जो आसमान में होती है। पता सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? जो आसमान में होती है। दोनों चीजें सेम है। आप सेलेस्टियल बॉडीज बताओ या आप हेवनली बॉडीज बताओ। समझ में आया? अच्छा, अब हमने एक नया यूनिट बनाया है, उसका नाम है लाइट ईयर। लाइट ईयर से हम क्या नापते हैं? दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस। तो मतलब यह हुआ कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए। क्या नापने के लिए? डिस्टेंस नापने के लिए। यह सवाल आपको कई बार पूछा जाएगा कि लाइट ईयर से आप क्या नापते हो, यानी ये किसका यूनिट है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एक सवाल है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, किसका है? इससे हम टाइम नापते हैं, इससे हम वॉल्यूम नापते हैं, एरिया नापते हैं, क्या नापते हैं? डिस्टेंस। इसका मतलब ये किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। तो लाइट ईयर, आपको लगता है कि शायद ईयर टाइम का यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। समझ में? लाइट ईयर से आप टाइम नहीं नापते हो, इसे हम डिस्टेंस नापते हैं। दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में या दो हेवनली बॉडीज के बीच में जो गैप होती है, डिस्टेंस होती है, वो हम किससे नापते हैं? लाइट ईयर से। किलोमीटर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। दो स्टार्स के बीच में बहुत बड़ी गैप होती है, बहुत बड़ी, इसीलिए हम किलोमीटर को यूज नहीं करते। हम एक नया यूनिट बनाते हैं लाइट ईयर। यह लाइट ईयर कितना होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है स्पीड ऑफ लाइट। जरा बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है? आपको यह पता होना चाहिए। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह है लाइट की स्पीड। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बता लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 3 और उसके बाद 8 0। इतने मीटर चलती है 1 सेकंड में। समझ में आया? मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है।
अब सोचो लाइट की स्पीड कितनी है, वो 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में 3 और 8 जीरो, 3,0,0,0,0,0,0,0,0 इतने मीटर्स चलती है 1 सेकंड में। ये उसकी स्पीड है, समझ में आया? अच्छा, 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर कितना होता है? देखो 1 लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light in 1 year। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है लाइट 1 साल में कितना चलेगी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब अंदाजा कर लो 1 सेकंड में कितना चलती है, इतने मीटर्स, तो फिर 1 साल में कितना चलेगी, जितना भी वो 1 साल में चलेगी उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है। पहली चीज आपको याद रखनी है, ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। मतलब ये क्या है, डिस्टेंस। 1 साल में लाइट कितना चलेगी उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। अब अंदाजा कर लो 1 साल में लाइट कितना चलती होगी, 1 सेकंड में इतना चलती है, फिर 1 साल में कितनी चलती होगी, आप ये निकाल सकते हो। देखो कैसे, लिखो पहले इसको। हम देखेंगे कि 1 साल में लाइट कितना चलती है, क्योंकि हमें 1 सेकंड का तो पता है ना, 1 सेकंड का हमें पता है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है, लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना चलेगी, उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर, उस डिस्टेंस को। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे। 1 सेकंड में कितना चलती है, इतना 3 × 10⁸ है ना, 1 सेकंड में। तो 1 साल में कितना चलेगी, हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। समझ में? 1 सेकंड में इतना, 1 साल में कितना, मल्टीप्लाई 365 से। अच्छा, ये क्या है, लाइट कितना चलती है 1 सेकंड में, ये क्या है, पूरा साल। हम इस पूरे साल को भी क्या बनाएंगे, सेकंड। आपसे किसी ने पूछा कि लाइट 10 सेकंड्स में कितना चलेगी, 10 सेकंड्स में। आसान है, 1 सेकंड में इतना चलती है, 10 सेकंड्स में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई करो 10 से। आसान है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपसे किसी ने पूछा कि लाइट 50 सेकंड्स में कितना चलती है, 50 सेकंड्स में। आसान है, 1 सेकंड में इतना चलती है, 50 में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई बाय 50 सेकंड्स। आसान है ना? अच्छा, लाइट 100 सेकंड्स में या 200 सेकंड्स में कितना चलेगी, 1 सेकंड में इतना चलती है, 200 सेकंड्स मल्टीप्लाई कर लो, इतना चलेगी। समझ में? तो कितने सेकंड्स में चलती है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल, आपसे किसी ने पूछा बताओ लाइट 500 सेकंड्स में कितना चलेगी, आपने कहा 1 सेकंड में इतना चलती है, मल्टीप्लाई कर लो 5 से, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें कितने टाइम में निकालना है, 1 साल। अगर हम चाहते हैं कि हम ये पता कर ले लाइट 1 साल में कितना चलती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, फिर उन सेकंड्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब बताओ 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं, देखो कैसे। 1 साल में कितने होते हैं, 365 डेज, ये डेज है। हमें क्या बनाना है इसको, सेकंड्स, क्योंकि यहां हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेकंड्स। समझ में? 1 सेकंड में इतना, तो इतने सेकंड्स में कितना, हमें पहले सेकंड्स लाने हैं। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। ठीक, अच्छा, अगर हम पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, घंटों में, दिन को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। आप ये याद रखना, जब भी आपको डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 24 से। समझ में? अच्छा, अब ये क्या बन गए, आवर्स। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको मिनट में बनाएं, तो आवर्स को मिनट में बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 60।
ये भी आपको याद रखना है। जब भी आप आवर को, घंटे को मिनट बनाएंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है? 60 से। लेकिन हमें मिनट भी नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए। अब ये यहां क्या है? मिनट। अगर आप मिनट को सेकंड बनाना चाहते हैं तब भी हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। याद रखा? देखो फिर से सुनो, अगर आपने दिन को क्या बनाना है? आवर्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो डेज को आवर में करना है, ये 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आवर्स को किस में करना है? मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, लेकिन हमें मिनट भी नहीं चाहिए, हमें क्या बनाना है? सेकंड्स। मिनट को सेकंड बनाना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। समझ में आया? अब हमने इसको बनाया क्या? सेकंड्स। एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। याद रखा? एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। याद रखा? तो बताओ, एक साल में लाइट कितना चलेगी? एक सेकंड में इतना चलती है, तो इतने सेकंड्स में कितना चलेगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। याद रखा? अच्छा, अब आ गए ये सेकंड। इतने सेकंड्स में कितना चलेगी? जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसका मतलब एक साल में लाइट कितना चलती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद रखा? हमें क्या करना है? दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापनी है, यानी दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस नापनी है। आपने कहा हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, वो बहुत छोटा है। मीटर यूज करेंगे, वो भी बहुत छोटा है। किलोमीटर यूज करेंगे, वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि स्टार्स के बीच में बहुत बड़ी गैप होती है। इसीलिए हमें एक नया यूनिट बनाना पड़ा। उस यूनिट का नाम क्या है? लाइट ईयर। याद रखा? तो हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए एक नया यूनिट बनाया है। वो कौन सा है? लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना चलेगी, उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लेकिन इससे भी पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। इसे हम क्या नापते हैं? टाइम नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, वॉल्यूम नापते हैं, एरिया नापते हैं, क्या नापते हैं? डिस्टेंस। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का है। समझ में आया? अच्छा, चलो बता फिर एक लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में लाइट कितना चलेगी, कितना चलती है, वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू एक सेकंड में इतना चलती है, तो पूरे साल कितना चलेगी? पहले हमें पूरे साल को क्या बनाना पड़ेगा? सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरे साल में होते हैं 365 डेज। ठीक, अब आप बताओगे हम उसको सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ये क्या दिया गया है? सेकंड्स में। एक सेकंड में लाइट इतना चलती है, ये सेकंड की बात है ना, इसलिए हमने इस साल को भी क्या करना है? सेकंड्स में कन्वर्ट। अगर हमें यह बताता कि एक मिनट में लाइट इतना चलती है, हम इसको भी क्या बनाते? मिनट। अगर हमें स्पीड ऐसे दी होती, एक घंटे में लाइट इतना चलती है, एक घंटे में, तो हम इसको भी क्या बनाते? आवर्स। अगर हमें ऐसे दिया होता कि एक दिन में लाइट इतना चलती है, हम इसको भी दिन बनाते। समझ में? लेकिन ये स्पीड हमें किस में है? सेकंड्स में। लाइट एक सेकंड में इतना चलती है, सेकंड्स में है ना, इसीलिए हमने इस पूरे साल को क्या बनाना है? सेकंड्स में। याद रखा? पूरे साल को हम सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमने स्पीड लिखी है ना, ये सेकंड्स में दी गई है। एक सेकंड में लाइट इतना चलती है, तो पूरे साल में कितना चलेगी? पहले हमें पूरे साल को क्या बनाना पड़ेगा? सेकंड्स। कैसे बनाते हैं? देखो, पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक, हमें दिन चाहिए ही नहीं, हमें सेकंड्स चाहिए। पहले हम इन दिनों को क्या बनाएंगे? आवर्स। जब आप डेज को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 24 से। किया हमने 24 से मल्टीप्लाई, तो 24 मल्टीप्लाई करने से क्या बन गई? आवर्स। लेकिन हमें आवर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेकंड्स।
हम पहले क्या बनाएंगे, आवर्स को मिनट, उसके बाद हमने आवर्स को मिनट बनाया। जब भी हम आवर्स को मिनट बनाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, किया हमने मल्टीप्लाई 60 से, लेकिन मिनट भी नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तब भी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। किया 60 से मल्टीप्लाई, अब सबको मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मतलब एक साल में लाइट इतने किलोमीटर चलती है, याद रखा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो मतलब एक साल में कितना लाइट चलती है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। आसान सवाल है, ठीक है, लिखो इसको। उसके बाद एक और छोटा सा यूनिट है, उसको हम बोलते हैं लाइट मिनट। 1 लाइट मिनट। 1 लाइट मिनट क्या होता है, देखो 1 लाइट मिनट। 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में लाइट कितना चलेगी। 1 लाइट मिनट क्या होता है, एक मिनट में लाइट कितना चलेगी। आसान है, एक मिनट में लाइट कितना चलती है, इसको हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एक सेकंड में कितना चलती है, 3 इंटू 10⁸8, ये एक सेकंड में है। तो एक मिनट में कितना चलेगी, एक मिनट में मल्टीप्लाई कर लो एक मिनट से। लेकिन हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड, क्योंकि ये हमें सेकंड्स में दिया गया है। इसका मतलब इस मिनट को हमें क्या बनाना है, सेकंड। कैसे करेंगे, 3 इंटू 10⁸8, मिनट को सेकंड बनाना है। इस मिनट को सेकंड कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई 60 से। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो होगा 185,000 किलोमीटर। इसका मतलब लाइट एक मिनट में इतना चलती है। ये 1 लाइट मिनट भी हमें कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए आपको याद रखना है कि 1 लाइट मिनट क्या होता है, लाइट एक मिनट में कितना चलती है, कितना चलती है, 185,000 किलोमीटर। समझ में, यह आपने कैसे किया, देखो आसान है। एक आसान है, देखो एक सेकंड में लाइट कितना चलती है, 3 इंटू 10⁸8, एक सेकंड में। तो एक मिनट में कितना चलेगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे मिनट से। तो हमने किया, जैसे हमने यहां किया, एक सेकंड में इतना, पूरे साल कितना, हमने पूरे साल से मल्टीप्लाई किया 365 से। एक मिनट में कितना चलेगी, हमने कहा एक सेकंड में इतना चलती है, तो एक मिनट में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई किससे किया, एक मिनट से। लेकिन हमें मिनट चाहिए नहीं, हमें सेकंड्स में काम करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बनाएंगे, सेकंड्स में। तो 1 मिनट को मल्टीप्लाई किससे किया, 60 से, ये बन गया सेकंड्स। अब सबको मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा। इसका मतलब एक लाइट मिनट इसके बराबर होता है, मतलब लाइट एक मिनट में इतने किलोमीटर चलती है। समझ में, लिखो इसको।